चेक बाउंस क्या होता है, किस अधिनियम के तहत इसको शामिल किया गया है और नए कानून में इसकी क्या प्रावधान है, क्या सज़ा है, कितने प्रतिशत राशि दिलाई जाती है, चेक की विषय में पूरी प्रक्रिया मैं बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आज मैं बताऊंगी कि चेक बाउंस कैसे होता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रावधान किस तरह से इसमें लागू होते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी कारोबारी या कोई व्यक्ति किसी को कोई अमाउंट देता है, कोई उधार देता है, उसके एवज में यदि वो चेक ले रहा है, नॉर्मली बिजनेसमैन ये ज़्यादा करते हैं कि सामान्यतः कि कोई अमाउंट लेना है उसको या देना है, उसने चेक रख दिया, वहाँ से कुछ सामान उठा लिया या कुछ इस तरह से चेक के द्वारा ही एक गुडविल में बिजनेस होता है, व्यापार होता है, तो चेक अधिकतर वहाँ चलते। नॉर्मल लाइफ में भी लोग चेक का लेन देन करते हैं, जिसमें कि कुछ एक व्यवहारिकता में या किसी कारण से किसी को पैसों की ज़रूरत हो गई अचानक और जिसके पास है उससे बोला कि भाई आप ये चेक रख लीजिए और मुझे इतना अमाउंट दे दीजिए, व्यक्ति दे देते हैं और एक फिक्स टाइम रखते हैं कि इतने समय में मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा और फिर मेरा आप चेक वापस कर दीजिए। तो कई बार कई तरह से अपराध होने की संभावना रहती है कि लोग धीरे धीरे करके पैसे लौटा देते हैं और जो एक तय होती है राशि कि भाई इतना ब्याज भी लेंगे तो वो ब्याज भी दे देते, फिर भी लोग चेक नहीं वापस करते और उस चेक को वो मतलब बैंक से बाउंस करा लेते, बैंक में डालते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें अमाउंट होगा नहीं, बाउंस हो जाएगा, फिर उसको कोर्ट पे लगा देते। एक तो ये हो गया, ये एक तरह से ये फ्रॉड करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अधिकतर मान लो किसी ने सच में लिया है, पैसा लिया है, उसके एवज में चेक दिया है और चेक के बदले में पैसा लिया है। अब सामने वाले ने पैसा नहीं दिया और उसको बोला कि भाई पैसे लौटा दीजिए, इतना टाइम हो गया, आपने इतने टाइम के लिए लिया था। उसने कहा ठीक है, आप ये महीने में इस तारीख पे डाल दीजिएगा। सामने वाले ने चेक बैंक में डालने के पहले, बैंक में जमा करने के पहले सामने वाले को फ़ोन भी किया कि भाई मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ, आपके बैंक में अमाउंट तो है ना? उसने कहा हाँ है। उसने जमा कर दिया और उसमें राशि नहीं थी, कम अमाउंट होने की वजह से उसमें लिखा आ जाता है कि भाई आपका चेक रद्द किया जाता है, क्योंकि जिसके खाते के लिए आपने ये चेक डाला है उसमें इतना इनसफिशिएंट बैलेंस है या खाता बंद हो गया है या जो भी है, इस तरह से वो लिख कर दे देते हैं। देखिए, मैं इसकी पूरी प्रक्रिया नोट्स के द्वारा बताऊंगी कि किस तरह से चीज़ें होती हैं और हमें संभल कर रहना चाहिए। अगर किसी तरह का हो ही गया है, आपके साथ फ्रॉड हो गया है, ये देखिए 2-3 तरह से मैं इसको बता रही हूँ कि एक तो पढ़ने के उद्देश्य से भी कि अभी एमपी का एडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी कई तरह से इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे और एग्ज़ाम्स में भी पूछते हैं, तो ये इस तरह से समझिए और सामान्य जानकारी के लिए भी है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि देखिए, चेक बाउंस, भारत में चेक बाउंस से जुड़ी कुछ कानूनी प्रक्रिया और नए जो बदलाव हुए हैं उसके विषय में। चेक बाउंस अधिनियम क्या है, कब बना और कब लागू हुआ। सबसे पहले समझिए कि मूल कानून भारत में चेक बाउंस का मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत आता है। कब बना और कब लागू हुआ? यह अधिनियम अंग्रेजों के समय 9 दिसंबर 1881 को बना था और 1 मार्च 1882 को लागू हुआ था। धाराएं कितनी? इस मूल अधिनियम में कुल 138 धाराएं हैं। शुरुआत में चेक बाउंस अपराध नहीं था, लेकिन वर्ष 1988 के संशोधन द्वारा इसमें अध्याय 17 जोड़ा गया, जिसके तहत धारा 138 से 142 को शामिल करके चेक बाउंस को एक आपराधिक अपराध बनाया गया है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि नए कानून के तहत प्रक्रिया और धारा। देखिए, BNSS की प्रक्रिया लगती है अब वर्तमान में और BNS के तहत इसमें सजा के जो प्रावधान होते हैं वो हैं। भारत के नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता BNS
और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के आने के बाद भी चेक बाउंस के मुख्य प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रक्रिया की धारा चेक बाउंस का मामला आज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत ही दर्ज और संचालित होता है। क्योंकि इसे शॉर्ट में NI एक्ट बोलते हैं, एक विशेष कानून है, इसलिए नए कानून की धाराएं इस पर सीधे लागू नहीं होती हैं। अदालती प्रक्रिया, हालांकि केस चलाने की प्रक्रिया में पूर्व संज्ञान या समन भेजने के नियमों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ प्रक्रियात्मक नियमों का सहयोग लिया जाता है। तीसरा पॉइंट है चेक बाउंस की पूरी प्रक्रिया। देखिए, मैं 1 बाय 1 समझा रही हूँ। यदि आपका चेक बाउंस होता है तो कानूनन आपको कुछ समय सीमा है, उसके अंदर अंदर आपको कदम उठाने होंगे। पहला है बैंक रिटर्न मेमो। जैसे आपने चेक लगाया, चेक बाउंस होने पर बैंक आपको एक चेक रिटर्न मेमो देता है जिसमें चेक बाउंस होने का कारण लिखा होता है, जैसे अपर्याप्त राशि या हस्ताक्षर मिसमैच हो रहा है या अकाउंट बंद हो गया है, लिखा होता है। ठीक है। दूसरा है लीगल नोटिस। 30 दिन मेमो के मिलने, जब आपको एक पर्ची जो देते हैं, मेमो देते हैं, उसमें लिखा रहता है पूरा रीज़न। मेमो मिलने के बाद 30 दिन के भीतर आपको आरोपी को एक लिखित कानूनी नोटिस भेजना होता है, 30 दिन के भीतर। ठीक है। अब 15 दिनों का इंतजार नोटिस मिलने के बाद आरोपी को पैसे चुकाने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है। अदालत में शिकायत, यदि वह 15 दिनों में भुगतान नहीं करता तो अगले 30 दिन के भीतर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज करनी होगी। चौथा पॉइंट है सजा और ब्याज। देखिए, इसमें जेल और जुर्माना। धारा 138 के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 2 वर्ष की जेल या चेक की राशि का 2 गुना जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। अंतरिम मुआवजा, जिसे हम इंटरिम कंपनसेशन कहते हैं, इसमें है धारा 143A के तहत कोर्ट केस के लंबित रहने के दौरान ही आरोपी को शिकायतकर्ता को चेक राशि का 20% अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। यदि वो सक्षम है तो जमा करे, नहीं सक्षम है तो उसका रीज़न वो बताएगा। ब्याज दर, कानूनन चेक बाउंस के मामले में कोई निश्चित फिक्स ब्याज दर तय नहीं है, लेकिन अदालतें आम तौर पर दीवानी मामलों के सिद्धांतों या RBI के नियमों के आधार पर 6% से 9% वार्षिक ब्याज लगाकर पैसा लौटाने का आदेश दे सकती है। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट क्या प्रावधान करती है। 5वां पॉइंट है समझौता। समझौता होता है इसमें। समझौता कैसे होता है? देखिए, चेक बाउंस एक शमनीय अपराध है, यानी दोनों पक्ष आपस में समझौता कर मामला बंद कर सकते हैं। कहाँ और कैसे? ये समझौता ट्रायल कोर्ट, लोक अदालत या मध्यस्थता के जरिए हो सकता है। दोनों पक्ष एक सेटलमेंट डीड, समझौता पत्र साइन करते हैं और इसे कोर्ट के सामने पेश करते हैं, जिसके बाद कोर्ट केस खारिज कर देता है। अधिनियम में प्रमुख संशोधन। देखिए, दोनों पार्टी कोर्ट के बाहर पूरा सहमत हो जाते हैं कि हाँ हमें ठीक है, हम आपको ऐसे ऐसे करके वापस कर देंगे, अभी इसको केस को अपन यहीं स्टॉप करते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने एग्री कर लेते हैं कि हाँ भाई, इसको हम दोनों के बीच में समझौता हो गया और हमें अब ये केस आगे नहीं बढ़ाना। तो फिर मजिस्ट्रेट केस को वहाँ पर बंद कर देता है, खारिज कर देता है, क्योंकि उनका समझौता हो गया। उस समझौता मान्य कर लेते हैं और केस को वहीं स्टॉप कर देते हैं और कुछ हिदायत भी देते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आपने यहाँ तो बोल दिया और वहाँ जाकर आप, तो कोर्ट की अवमानना नहीं होनी चाहिए। 6 पॉइंट है अधिनियम के प्रमुख संशोधन, जो मुख्य मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम बेस के लिए। इस अधिनियम में समय समय पर कई बदलाव हुए हैं, जिसमें से 2 सबसे बड़े और वर्तमान में प्रभावी संशोधन है। पहला है 2015 का संशोधन, धारा 142A। इसके तहत क्षेत्राधिकार तय किया गया है कि केस केवल उसी अदालत में चलेगा जहां शिकायतकर्ता का बैंक खाता स्थिर है। ये बहुत ज़रूरी है ना, ये ध्यान रखना है। सन 2018 का संशोधन, धारा 143A और 148, इसके तहत कोर्ट को केस के दौरान 20% अंतरिम मुआवजा दिलाने और आरोपी द्वारा अपील करने पर जुर्माना राशि का
न्यूनतम 20% कोर्ट में जमा कराने का अधिकार मिला है। सातवां पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के नए और महत्वपूर्ण फैसले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों का बोझ कम करने और फर्जीवाड़े से बचाने के लिए हाल ही में बड़े फैसले दिए हैं। पहला है संजय बीज तरी बनाम किशोर एस बोरकर। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले के भारी बैकलॉग को देखते हुए देश की सभी ट्रायल कोर्ट्स के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की ताकि इन मामलों का निपटारा फास्ट ट्रैक और मामलों के त्वरित तरीके से किया जा सके। अगला केस है श्री ओम सेल्स बनाम अभय कुमार। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि धारा 138 की बुनियादी शर्तें वैध चेक नोटिस आदि पूरी होती हैं तो ट्रायल शुरू होने से पहले केस को तकनीकी आधारों पर खारिज नहीं किया जा सकता। आरोपी को ट्रायल में ही अपना बचाव पक्ष साबित करना होगा। अगला केस है कि राजा साहब बनाम होलगप्पा। जुलाई 2026 कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि चेक पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत बदलाव या ओवर राइटिंग की गई है तो उसके आधार पर जारीकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कैश लोन पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि किसी को 20,000 से अधिक का लोन नकद में भी दिया गया है जो इनकम टैक्स नियमों के खिलाफ हो सकता है, तब भी पीड़ित व्यक्ति चेक बाउंस का केस दर्ज करा सकता है और आरोपी आयकर नियमों का बहाना बनाकर अपनी देनदारी से बच नहीं सकता। अब है अगला पॉइंट है समझौता पर पेनाल्टी गाइडलाइन। कोर्ट ने साफ किया कि यदि आरोपी ट्रायल की शुरुआती स्टेज में समझौता करता है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा क्योंकि कोर्ट का समय बच जाएगा, इसलिए और कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन यदि बाद की स्टेज या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर समझौता करने पर 5% से 10% तक की अतिरिक्त लागत देनी पड़ सकती है ना। देखिए, जुलाई 2024 से जब नए कानून लागू हुए, आपराधिक कानूनों के बाद भी चेक बाउंस के बुनियादी समय नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अदालती प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ कड़े डिजिटल बदलाव किए गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक समन की अनुमति। अदालतों में केस जल्दी चलाने के लिए अब व्हाट्सएप, SMS या ईमेल के जरिए भी समन भेजने और उसे वैध मानने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे आरोपी अब समन से बचने का बहाना नहीं बना सकता। चेक राशि में सटीकता। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा निर्देशों के अनुसार लीगल नोटिस में लिखी गई राशि और चेक की राशि में कोई भी विसंगति नहीं होनी चाहिए। नोटिस का ड्राफ्ट बेहद सटीक होना चाहिए। 20% अंतरिम मुआवजा अनिवार्य रूप से लागू। वर्तमान में कोर्ट केस की शुरुआती स्टेज में ही धारा 143A के तहत शिकायतकर्ता को राहत देते हुए आरोपी को 20% अंतरिम मुआवजा तुरंत जमा करने का सख्त आदेश दिया गया है। ठीक है, तो ये है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि NI एक्ट क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है और ये लागू हुआ 1882 में, 1 मार्च 1882 में, है ना। उसमें 1988 में कुछ धारा 138 से 142 धारा जोड़ी गई, अध्याय 17 जो जोड़ा गया, और इसमें अभी वर्तमान में BNSS की प्रक्रिया लागू होती है। पहले CRPC की लागू होती थी, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद यदि कोई चेक बाउंसिंग का केस आता है तो फिर BNSS की प्रक्रिया के दौरान ही इसमें नोटिस जाएगा, समन जाएगा और इसकी प्रक्रिया इसी अधिनियम के तहत होगी। आशा है आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में इसे समझाने की कोशिश की है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए।
कोई भी प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगी और संबंधित टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतने ध्यान से सुना, प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर देने की मैंने ईमानदारी से कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।